एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम अगेन। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री के वो टॉपिक जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार हमारा पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, नया होगा और केवल हम वही बातें यहाँ पर सीखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई स्टोरी नहीं, कोई कहानियाँ नहीं, कोई बड़ी बड़ी गप्पे नहीं, केवल टू द पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कशन करेंगे। और मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ आज प्रूफ के साथ आई हूँ कि देखिएगा, जब 2022 में, 2020 और 21 में जो भी हिस्ट्री के पेपर हुए उनको सबको मैंने एनालिसिस किया और वहां से क्वेश्चंस को निकाला है। हर एक पेपर में 3, 4 या 5 क्वेश्चन, अगर एवरेज देख लिया जाए तो 4 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिलेंगे जहां से हिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब मैंने ये भी यहाँ पे एनालिसिस किया कि कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे गए हैं। तो मुझे यहाँ से एनालाइज हुआ, मुझे यहाँ से जानकारी मिली कि यहाँ पे जो मुगल एरा है, मुगल एरा का जो वेटेज हुआ है पिछले कुछ सालों में वो थोड़ा सा कम हुआ है। मुगल एरा से कम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री से हमेशा की तरह क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, होते और होते आएंगे। इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री में भी आप हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बात करते हैं, वैदिक एरा के बारे में, मौर्य डायनेस्टी या फिर आप हर्यक वंश के बारे में बात करते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विजयनगर एम्पायर, चोल, चेर और पांड्य के बारे में क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन्हीं टॉपिक को, क्योंकि आपको पता है 1 महीने बाद आपका एसएससी का पेपर है, तो इन 1 महीने 2 महीने में जितने भी हम टॉपिक कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम टॉपिक एमसीक्यू के साथ टू द पॉइंट हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अगर ये सीरीज आपको पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें जिससे उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोर्चुगीज सेटलमेंट इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि पोर्चुगल्स केवल और केवल भारत में ही आए थे अपनी बस्तियां, अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। पोर्चुगल्स जो थे वो भारत के अलावा आप देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अंगोला है, मोरक्को है, इसके अलावा आपका मोजाम्बिक है, यहाँ पर भी इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई थी। ब्राज़ील, अगर हम साउथ अमेरिका में बात करते हैं तो ब्राज़ील में इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई थी और कुछ समय के लिए जो ब्राज़ील का रियो द जेनेरियो है वो भी पोर्चुगल की कैपिटल कुछ समय के लिए रहा था जब नेपोलियन बोनापार्ट ने हमला किया था पोर्चुगल पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो चाइना का मकाओ है ना, आप यहाँ पे मलक्का में देख सकते हैं, हारमुज देख सकते हैं, और इसके अलावा भारत में तो कॉलोनीज थी ही। इंडोनेशिया में स्पाइस जो आइलैंड कहते हैं हम, वहां पर भी पोर्चुगल कॉलोनीज थी। तो बहुत बड़ा एम्पायर था पोर्चुगल्स का, बहुत सारी कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में इन लोगों की फैली हुई थी। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है केवल इंडियन सेटलमेंट के बारे में। लेकिन जो भी हम डिस्कशन करेंगे टू द पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको देती हूँ प्रूफ कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। डायरेक्टली मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लिया है कुछ क्वेश्चंस का आपको दिखाने के लिए। जैसे कि देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। शिफ्ट तो मुझे याद नहीं है क्योंकि स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, बस इतना ही याद है मुझे। तो क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ईयर डिड द पोर्चुगल कैप्चर गोवा। गोवा को कैप्चर करने का काम पोर्तुगल ने या पोर्चुगल्स के द्वारा, पुर्तगाल के लोगों के द्वारा कब किया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1510, 1510 में, 1510 एडी में, 1510 एडी में पोर्चुगल्स ने कैप्चर कर लिया था गोवा को। जब ये क्वेश्चन बन सकता है तो क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि पोर्चुगल्स ने गोवा को अपनी कैपिटल कब बनाया, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पोर्चुगल्स ने गोवा को कैप्चर किससे किया, मतलब उस समय वहां के राजा कौन थे, है ना, वहां के किंग कौन थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अलग अलग जो सेटलमेंट थे वहां से भी क्वेश्चन तो बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, विच कंपनी हैज सेट अप फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली इन 1651। 1651 में हुगली नदी के किनारे किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री को बनाया था। तो यहाँ पर देखिएगा, पोर्चुगल्स का सेटलमेंट हुगली में था, ये बात हम सभी को पता है कि पोर्चुगल्स का सेटलमेंट हुगली में था। उसके बाद उस समय के जो मुगल राजा थे, उस समय के जो मुगल किंग थे, उनके द्वारा वापस से हुगली को कैप्चर कर लिया गया था, वापस से हुगली को पोर्चुगल से ले लिया गया था। और ये बात है 1631-32 की, अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स ने जो है वो हुगली नदी के किनारे अपनी फैक्ट्री बनाई थी। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी का क्वेश्चन है। और कैसे क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्चुगल गवर्नर, यहाँ पे ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच पोर्चुगल गवर्नर गोवा ज्वाइन द पोर्चुगल एम्पायर। तो यहाँ पे कौन से ऐसे पुर्तगाल के गवर्नर थे जिनके समय गोवा को पुर्तगाल का हिस्सा बनाया गया था या गोवा को कैप्चर किया गया था। ये बात तो आपने सीख ली कि 1510 एडी में
1510 एडी में गोवा को कैप्चर कर लिया था पोर्चुगल्स ने, और उस समय जो गवर्नर थे ना, वो गवर्नर थे आपके फ्रांसिस्को दी अल्बुकर। ठीक है, ये आपके यहाँ पे गवर्नर थे। इन्हें ही रियल फाउंडर माना जाता है पोर्चुगल एम्पायर का सेटअप करने का भारत में। सो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रियल फाउंडर कौन है पुर्तगाल साम्राज्य को भारत में स्थापित करने वाला, तो आंसर हो जाएगा आपका फ्रांसिस्को दी अल्बुकर। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्चुगल जो ट्रेडिंग कंपनी थी उसका क्या नाम था, या फिर उसे कब सेटअप किया गया था। जैसे कि हम ब्रिटेन की कंपनी बात करते हैं ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बहुत कहानियां सुनी है हमने, तो वैसे यहाँ पे पोर्चुगल्स की भी एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो उन्होंने 1498 में सेटअप की थी, और इसका नाम था एस्टेडो दा इंडिया। ये उस कंपनी का नाम था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, 1498। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे बोला है कि कब पोर्चुगल्स ने गोवा को अपनी ऑफिशियल कैपिटल बनाया। गोवा को अपनी ऑफिशियल कैपिटल, क्योंकि कैप्चर तो 1510 में कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कैपिटल कब बनाया है तो 1530 में, 20 साल बाद गोवा को कैपिटल बनाया था। किसने? पोर्चुगल्स ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से डायरेक्टली उठाया गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। वैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गोवा बिकम फ्री फ्रॉम द पोर्चुगल ऑक्यूपेशन। कब गोवा भारत का हिस्सा बना, या गोवा कब पोर्चुगल से आजाद हुआ। ठीक है, तो ये घटना होती है 1961 में। ये बात है 1961 की। सबसे पहले भारत में आने वाले कोई यूरोपियन थे तो वो पोर्चुगल्स थे, और सबसे बाद में जाने वाले जो यूरोपियंस थे वो भी कौन थे? पोर्चुगल ही थे, है ना। सबसे पहले आ गए थे 1498 में ही आ गए थे, और गए कब? 1961 में गए। ठीक है, तो सबसे पहले आए, सबसे बाद में गए। 1961 में गोवा को फ्री किया हमने पोर्चुगल से, और इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था विच इज ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय का नाम भी याद रखेंगे, ऑपरेशन विजय 1961। इसमें हमारी तीनों फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स इसमें शामिल थी, और हमने गोवा को आज़ाद कराया, पोर्चुगल से फ्री कराया। क्लियर है। तो ये कुछ बातें हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन बने हैं। वीडियो के लास्ट में कई और क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको करने, पहले हम वीडियो पे डिस्कशन करते हैं, कुछ टू द पॉइंट बातों को हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पहले हमारे देश में कौन से यूरोपियंस आए थे, तो आंसर हो जाएगा पोर्चुगल्स आए थे। पहला क्वेश्चन कब आए थे? 1498 में आए थे। उसके बाद डच, ब्रिटिशर्स, डेनिस और फ्रांसीसीज भारत में आए। ये अराइवल्स का उनका समय है, भारत आने का समय उनका। आपको याद रखना है, सीक्वेंस को याद रखना है। सबसे पहले पोर्चुगल्स आए थे, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, देन डेनिस, और फिर फ्रांसीसी सबसे लास्ट में हमारे देश में आए थे। तो आज हमें केवल और केवल पोर्चुगल्स के ऊपर ही डिस्कशन करना है। ये चारों कंपनियों के बारे में आने वाले सेशन में हम डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो ये लोग क्यों आए थे भाई, ऐसा क्या हो गया? तो सबसे यहाँ पे बस 4 रीजन मैं आपको बताती हूँ, वो 4 रीजन आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रीजन है भारत के पास पैसा बहुत था, पैसा उनको भारत में लेकर आया। दूसरा रीजन था स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं, काली मिर्च होती है ना, तो स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, और भारत में इनका प्रोडक्शन होता था। भारत जो है वो बेसिकली मसालों के लिए तो ही जाना जाता था, तो ये हैवी डिमांड थी इंडिया के जो स्पाइसेस थी उनकी यूरोप में, इसलिए यूरोपियंस भारत ले आए थे। दूसरा समय जो 15th सेंचुरी का समय था ना, उस समय जो कंपस होता है, जो नेविगेटर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मैपिंग टेक्नोलॉजी होती है, वो इवॉल्व हो चुकी थी। तो नए नए रास्ते डिस्कवर किए जा रहे थे, नए नए रास्तों की खोज की जा रही थी, और वही नया रास्ता इन्हें भारत की तरफ लेकर आया। और तीसरा था जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूट था स्पाइस ट्रेड के लिए, वो उस्मानिया के सुल्तान ने उसे ब्लॉक कर दिया था, और अगर किसी को भी उस रास्ते से ट्रेडिंग करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना होता था। तो ये 4 वजह थी जिसके कारण नए रास्तों की खोज की, नए रास्तों को यूरोपियन पावर के द्वारा डिस्कवर किया गया। सो पोर्चुगल्स वो पहली यूरोपियन पावर थी जिन्होंने नए नए रास्तों को, नए नए रूट्स को डिस्कवर किया। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप, कैब्रिल जो है वो पोर्चुगल का था, पुर्तगाल का व्यक्ति था, ब्राजील पहुंच गया था, ब्राजील की खोज, मतलब ब्राजील के लिए जो सी रूट है वो उसने डिस्कवर किया। आप लोग ने बात सुनी होगी 1492 में एक अमेरिकन था विच इज कोलंबस, है ना, तो कोलंबस ने अमेरिका पहुंचा था, ये है ना, कोलंबस कहाँ पहुंचा था? अमेरिका पहुंचा था। वैसे ही 1498 में वास्को डिगामा पहला पुर्तगाल का व्यक्ति था जो कि
कैप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत आया था। तो भारत के लिए जो सी रूट डिस्कवर किया था, भारत के लिए जो समुद्री रास्ता या सी रूट डिस्कवर किया था वो वास्को डिगामा ने किया था। इसके अलावा आप देखेंगे तस्मान, न्यूजीलैंड और तस्मानिया को डिस्कवर, उसके सी रूट को डिस्कवर करने का काम किया था। तो इस समय जो है 15th सेंचुरी में मैपिंग टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई थी, कंपास की डिस्कवरी हो चुकी थी, नेविगेशन किया जाने लगा था, इसलिए नए नए सी रूट को डिस्कवर किया गया। तो हमको ले देखे केवल और केवल एक ही व्यक्ति से फिलहाल के लिए मतलब है, वो है वास्को डिगामा, जो कि 1498 में भारत पहुंचा था। कैसे आया था वास्को डिगामा भारत? तो ये है पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल है लिस्बन। यहां से वो निकला और कैप ऑफ गुड होप होते हुए, कहां से होते हुए? कैप ऑफ गुड होप होते हुए, ये देखिए यहाँ पे कैलीकट भारत आया था। कहाँ आया था? ये कैलीकट आया था, भारत में आया था। तो जो हमारे भारत के लिए सी रोड की डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। 1498 की ये बात है। जैसा कि मैंने कहा कि कैप ऑफ गुड होप से होता हुआ भारत आया था और ये कैप ऑफ गुड होप यहाँ पर है। तो कैप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी मतलब इसके पहले हो चुकी होगी, तभी तो वो यहां से होते हुआ आया। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। तो 1488 के आसपास जो है वो केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी की जा चुकी थी। और ये डिस्कवरी किसने की थी? तो ये डिस्कवरी जो थी, इस रूट की डिस्कवरी, इस पर्टिकुलर रूट की डिस्कवरी किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बार्तोलोम्यू डियास ने। बार्तोलोम्यू डियास ने कैप ऑफ गुड होप के लिए जो सी रूट की डिस्कवरी की थी। और इसी रास्ते से फिर होता हुआ वास्को डिगामा भारत आया, कैलीकट आया, कैलीकट बंदरगाह पे ये उतरा। ठीक है, तो उस समय कैलीकट के जो राजा थे वो जैमुरिन थे और जैमुरिन ने इनका वेलकम किया, इनका स्वागत किया। ठीक है, फिर ये गोवा से वापस रिटर्न हुआ और गोवा से वापस रिटर्न होते हुए कैप ऑफ गुड होप से होते हुए वापस पोर्चुगल या पुर्तगाल पहुंच गया। ठीक है, तो आपको याद रखना इसका सी रूट। ठीक है, वास्को डिगामा 1498 में कैप ऑफ गुड होप होते हुए कैलीकट पहुंचा था और फिर गोवा से वापस ये रिटर्न हो गया था। तो क्या रिटर्न होने के बाद दोबारा भारत नहीं आया? तो आया। 1502 में वास्को डिगामा वापस से भारत लौटकर आया था। तो इसने 2 बार भारत को विजिट किया है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ये है वास्को डिगामा, जो कि पोर्चुगल से है। जब ये आ रहे थे, जब ये अपने रास्ते को तय कर रहे थे, तो ये अकेले नहीं थे, इनके साथ एक गुजराती ट्रैवलर भी था जिसका नाम है अहमद इब्न मजीदी। इनका नाम भी याद रखना है। अहमद इब्न मजीदी गुजराती ट्रैवलर थे जो कि वास्को डिगामा को रास्ता दिखा रहे थे और वास्को डिगामा को कैप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट या कैलीकट बंदरगाह लेकर आए थे। ठीक है, और वहां का जो हिंदू रूलर था, कैलीकट के जो हिंदू राजा या हिंदू रूलर थे, वो कौन थे? जैमुरिन थे जिन्होंने इनका वेलकम किया। अच्छा, जिस जहाज से वास्को डिगामा भारत आया था उसका नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे साओ गैब्रियल जो है उस शिप का, उस जहाज का नाम था जिससे वास्को डिगामा भारत आया था। और भारत जब वो आया तो बहुत सारे मसालों को लेकर ये वापस से कहाँ चला गया? लिस्बन चला गया, वापस से पुर्तगाल चला गया। तो इसको 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। जब इसको 60 गुना 60 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जब इसको 60 गुना ज़्यादा फायदा होगा, तो ये तो सोचेगा ही ना भाई हम वापस से भारत आए। तो ये वापस से 1502 में भारत आया। तो वास्को डिगामा वापस से भारत आया था और पोर्चुगल्स ने अपनी जो पहली फैक्ट्री सेटअप की थी भारत में, अपना जो पहला यहाँ पे सेटअप किया था फैक्ट्री का, वो कहाँ किया था? कोचीन में। तो इस बात को भी याद रखना है कि कोचीन में पोर्चुगल्स के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री को भारत में सेटअप करने का काम किया था। ठीक है, फिर 1524 में ये वापस से तीसरी बार इंडिया आया, लेकिन फिर ये मर गया, कोचीन में ही ये मर गया था। जब तीसरी बार ये भारत आया है ना 1524 में, तो इसकी डेथ हो गई थी कोचीन केरला में। इसको पहले तो यहीं पे दफनाया गया था और उसके बाद फिर इसको पुर्तगाल ले जाया गया था। तो याद रखेंगे वास्को डिगामा के बारे में। ठीक है, इतनी चीजें। अब आगे और भी ज्यादा सेटलमेंट हम देखते हैं। तो यहाँ पर कैप ऑफ गुड होप होते हुए कैलीकट तो ये पहुंच ही गए। कालीकट के अलावा इन्होंने कोची के अलावा ये पूरा का पूरा मालाबार जो कोस्ट है ना, पूरा का पूरा मालाबार कोस्ट पे कंट्रोल किसका था? पोर्चुगल्स का था। इन्होंने यहाँ पे कन्नूर के अलावा गोवा, बॉम्बे, सालसेत, भसीन, दमन, सूरत और दीव, सूरत, भसीन, सालसेत, बॉम्बे, गोवा, कन्नूर, कोच्चि, फिर इसके अलावा हुगली है ना, ये जो है
सारी जगह इनके सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे जो सेटलमेंट आपको दिख रहे हैं, मसूलीपत्तनम, ये सारे के सारे सेटलमेंट किसके हैं? तो ये सारे सेटलमेंट आपको याद रखने। क्वेश्चन बना है कि इनमें से बताइए कौन सा सेटलमेंट पोर्चुगल्स का नहीं था या कौन सा सेटलमेंट पोर्चुगल्स का था। तो आपको इनकी फैक्ट्रीज याद रखनी, कहाँ कहाँ इनके सेटलमेंट थे। तो ये सारे के सारे पोर्चुगल सेटलमेंट थे, ठीक है। इन्होंने मसूलीपत्तनम में, इसके अलावा सेंट थॉमे, इसके अलावा हुगली में, फिर आपका यहाँ पे सूरत, दमन, दीव, भसीन, सालसेत, बॉम्बे, गोवा, है ना, ये सारे के सारे सेटलमेंट जो थे वो पोर्चुगल्स के थे। ये तो भारत में हो गया। इसके अलावा ये स्पाइस आइलैंड मतलब इंडोनेशिया भी पहुंच चुके थे 1512 एडी में, और चाइना भी पहुंच चुके थे ये 1514 एडी में। तो इनके सेटलमेंट जो हैं वो आप देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट पे काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट, एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पोर्चुगल के काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सेटलमेंट्स क्लियर हैं। अब यहाँ पे कोची में इन्होंने पहली साइट है जहाँ पे इंडिया में पहली यूरोपियन कॉलोनीज को सेटअप किया गया था, क्योंकि मैंने आपको बताया पहली जो फैक्ट्री सेटअप की थी पोर्चुगल्स ने वो कोची में की थी। कोची में पोर्चुगल्स के द्वारा यहाँ पर देखिएगा सेंटा क्रूज कैथेड्रल वेसिलिका, ये है जो सेंटा क्रूज कैथेड्रल वेसिलिका का कंस्ट्रक्शन भी पोर्चुगल्स के द्वारा किया गया था। इसके अलावा सेंट फ्रांसिस जेवियर 5030 में जो है वो भारत आए हुए थे, ठीक है। इसके अलावा वॉस्को डिगामा जो कि भारत आया हुआ था और कोची में 1534 में इसकी डेथ हुई थी और इसकी बॉडी को फिर 1539 में वापस से पोर्चुगल ले जाया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इनकी कंपनी याद रखनी, जो पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी का एक्चुअल नेम क्या था? तो स्टाडो द इंडिया या द इंडिया इस कंपनी का नाम था। 1498 में सेटअप की गई थी। पहली फैक्ट्री इन्होंने कोची में लगाई 1503 में। सेकेंड फैक्ट्री इन्होंने कन्नूर में लगाई थी केरला में 1505 में, ठीक है। ये मालाबार कोस्ट में इन्होंने बेसिकली पहले अपने फैक्ट्री लगाई और मालाबार कोस्ट को पूरी तरीके से रेगुलेट करने का काम किया। इसके बाद आते हैं पहले गवर्नर। तो पोर्चुगल पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन भी बनता है। पहले गवर्नर थे फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। तो ये व्यक्ति जो है ये अल्मीड़ा हैं, ठीक है। ये 1505 में पोर्चुगल के पहले गवर्नर बने थे। ये पोर्चुगल्स के पहले गवर्नर भारत में बने थे, कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा, ठीक है। अब इनका क्या था काम? इनका काम था कि देखो जो अरब ट्रेडर्स थे, ये आपका पूरा अरेबियन सी का रूट है और इंडियन ओशियन है, यहाँ पर जो पूरी मोनोपोली थी पहले, यहाँ पे जो पूरी की पूरी मोनोपोली थी, कंट्रोल था, वो अरब ट्रेडर्स का था। किसका था? अरब ट्रेडर्स का था। तो इनकी मोनोपोली को ख़त्म करके अपने नेवल बेस को स्ट्रॉन्ग करना, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना इनका मेन एजेंडा था। ये पूरे के पूरे मालाबार कोस्ट को रेगुलेट करना चाहते थे, अरेबियन सी के रूट को ये पूरा का पूरा टेक ओवर करना चाहते थे। इसलिए यहाँ पे फ्रांसिस दी अल्मीड़ा ने एक पॉलिसी लॉन्च की जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। तो याद रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने शुरू की थी और इसने कार्टेज सिस्टम की शुरुआत की थी। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ट्रेडर को, किसी भी राजा को, इनफैक्ट अकबर को भी अगर इस सी रूट से गुजरना है तो उसको टोल टैक्स देना होता था। क्या देना होता था? टोल टैक्स। इसे ही हम कार्टेज सिस्टम कहते थे, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी का ही एक हिस्सा था। तो ब्लू वाटर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का काम फ्रांसिस दी अल्मीड़ा ने किया था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 1598 में वास्को डी गामा आया कैलीकट, ठीक है, जिसको रिसीव किया था जेमोरिन ने। 1503 में यहाँ पे पहला पोर्चुगल फोर्ट जो है वो कोचीन में, मतलब पहली फैक्ट्री को सेटअप कर दिया गया था। सेकेंड आपने देखा कि कन्नूर में बिल्ड किया गया था। और यहाँ पे जो फ्रांसिस दी अल्मीड़ा था, इसने इजिप्ट, अरब और जेमूरिन, इन तीनों के कंबाइंड जो नेवी फ्लीट थी उसको डिफीट करने का काम किया था। इसे हम बैटल ऑफ द्यू कहते हैं। तो बैटल ऑफ द्यू किसने जीती थी? तो पोर्चुगल्स ने बैटल ऑफ द्यू को जीता था, ठीक है। तो बैटल ऑफ द्यू में क्या हुआ था? तो बैटल ऑफ द्यू 1509 में हुई थी। इसमें जो अरब के ट्रेडर्स थे, इजिप्टियंस थे और जमूरिन की जो फ्लीट थी, उनको कंबाइनली डिफीट करने का काम पोर्चुगल्स की नेवी ने किया था और पोर्चुगल ने फिर द्यू पे कब्जा कर लिया था। इसे हम बैटल ऑफ द्यू कहते हैं। तो बैटल ऑफ द्यू कब हुई थी? 1509 में हुई थी और ये समय फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा का समय है। अब अल्मीड़ा के बाद अगला जो यहाँ पर व्यक्ति आता है वो आता है
फ्रांसिसो दी अल्बुकर या इसको अल्फोंसो दी अल्बुकर के नाम से भी जाना जाता है। ये सेकंड नंबर का विजरी या सेकंड नंबर का वायसराय या गवर्नर है पोर्चुगल का, जो कि भारत में आया था। इसे ही एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है, क्योंकि इसने ही जो पोर्चुगल्स के सेटलमेंट्स थे उनको एक्सपांड करने का काम पूरे मालाबार के साथ साथ कोरोमंडल कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट में पहुंचाने का काम किसने किया था? वो अल्बुकर ने किया था, इसलिए इसे रियल फाउंडर भी बोला जाता है। इसके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने किया था वो 1510 में गोवा को एनेक्स कर लिया था, गोवा पे कब्जा कर लिया था, गोवा को पोर्चुगल सेटलमेंट का हिस्सा बना लिया था। किसने? अल्बुकर ने। और उस समय वहां पे सुल्तान थे, सुल्तान ऑफ बीजापुर। तो सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में गोवा को हासिल करने का काम, गोवा को कैप्चर करने का काम अल्बुकर ने किया था। हालांकि जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है 1947 में, तो 1961 में हम एक ऑपरेशन रन करते हैं विच इज़ ऑपरेशन विजय, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। और उस ऑपरेशन विजय जो कि 36 आवर चला था, इस ऑपरेशन विजय के बाद हमने गोवा को अपनी टेरिटरी बना लिया था। गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली, इनको हमने यूनियन टेरिटरी बनाया और बाद में जाके 1987 में हमने गोवा को स्टेटहुड भी दिया। स्टेट मतलब राज्य का दर्जा भी हमने गोवा को दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे अल्बुकर ने विजयनगर एम्पायर के साथ भी अपने काफ़ी अच्छे रिलेशंस को बिल्डअप किया था। विजयनगर साम्राज्य के साथ इसने अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करने का काम किया था। इसके अलावा इसने क्या किया? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और मलक्का स्ट्रेट, सिंगापुर के पास जो आपको मलेशिया के पास दिखती है ना मलक्का स्ट्रेट, और ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, तो इस पे भी कंट्रोल करने का काम जो है वो अल्बुकर ने किया था। और 1515 में 1515 में यहाँ पर ऑर्मुज फोर्ट या पर्शियन गल्फ में ऑर्मुज फोर्ट बनाने का काम, पोर्ट बनाने का काम किसने किया था? अल्बुकर ने ही किया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। ये जानता था अगर मुझे यहाँ भारत में अपनी कॉलोनीज बनानी है, अच्छा सेटलमेंट बनाना है, लंबे समय तक यहाँ पे रहना है, तो पोर्चुगल्स को परमिशन देनी पड़ेगी कि वो इंडियन वीमेंस के साथ शादी करें, विवाह करें। ठीक है ना, तो इसने परमिशन दे दी थी मैरिज करने की। इसने पोर्चुगल्स को परमिशन दी थी कि आप हिंदुओं के साथ, इंडियंस के साथ मैरिज करो, शादी करो। इसने हमारे देश में हिंदुओं के लिए स्कूल ओपन कराए थे, एजुकेशन सेक्टर में काम करने का काम भी अल्बुकर ने किया था। इसकी पॉलिसी हिंदू के लिए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स के साथ वो अच्छा व्यवहार नहीं करता था, क्योंकि मुस्लिम्स की जो आपकी रिलीजियस पॉलिसी थी उसके काफ़ी खिलाफ रहता था ये, इसलिए मुस्लिम्स के साथ इसका व्यवहार अच्छा नहीं था। ठीक है, और फिर 1550 में गोवा में ये इसकी डेथ हो जाती है। तो ये सारे काम भी अल्बुकर ने किए थे। अल्बुकर के बाद अगला जो गवर्नर बनता है वो आता है नीनो दी कूना। नीनो दी कूना के बारे में बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है। पहली बात आपको ये याद रखनी है कि इसने जो सूरत इनकी कैपिटल थी ना, इनकी जो कैपिटल कोचीन थी ना, कोचीन से ये कहाँ चले गए थे? गोवा। गोवा को इन्होंने अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी बना लिया था। पोर्चुगल्स ने 1530 में गोवा को अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी बना लिया था। इसने हुगली और सेंट थॉमस, मतलब आपका जो हुगली ये वेस्ट बंगाल के पास और यहाँ सेंट थॉमस मद्रास, यहाँ पर अपने सेटलमेंट बनाने का काम किसने किया था? नीनो दे कूना ने किया था। इसके अलावा यहाँ पर ट्रिटी ऑफ भसीन साइन की गई थी। अब यहाँ पे बहुत सा बच्चा अचानक से बोलेगा, अरे नहीं मैडम ऐसा कैसे, ट्रिटी ऑफ भसीन तो ब्रिटिशर्स के समय हुई थी। बिल्कुल याद रखेंगे, 2 बार ट्रिटी ऑफ भसीन हुई है। एक बार ट्रिटी ऑफ भसीन पोर्चुगल्स के समय हुई है जो कि 1534 में हुई है, और दूसरी ट्रिटी ऑफ भसीन जो है वो ब्रिटिशर्स के समय हुई है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब ब्रिटिशर्स की कहानी को मैं आपको बताऊंगी। क्लियर है? सो 1534 में 1534 में ट्रिटी ऑफ भसीन साइन हुई, और ट्रिटी ऑफ भसीन के अंतर्गत क्या किया गया? जो भसीन का रीजन है, जो सालसेट का रीजन है, जो बॉम्बे का रीजन है, वो पोर्चुगल्स ने अपने अंडर ले लिया। किससे लिया? सुल्तान ऑफ गुजरात बहादुर शाह से। तो याद रखेंगे, जो ट्रिटी ऑफ भसीन है वो 1534 में हुई थी। पुर्तगाल या फिर पोर्चुगल के गवर्नर नीनो दे कूना और सुल्तान ऑफ गुजरात बहादुर शाह के बीच में हुई थी, जिसके बाद सालसेट, भसीन और बॉम्बे का जो रीजन था वो पोर्चुगल के अंडर आ गया था। क्लियर हो गया? तो ये 3 ही गवर्नर आपको याद रखने, इन तीनों से ही बस क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।
बाकी कहानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो इतना सफिशियंट है। अब पोर्चुगल्स के और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थे, तो मैंने आपको जैसे कि कहा, इन्होंने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप करने का काम किया था गोवा में 1556 में। तो हमारे देश में पहली प्रिंटिंग प्रेस सेटअप करने का काम पोर्चुगल्स ने 1556 में किया था। ये नेविगेशन में माहिर थे, ये लोग नेविगेशन में माहिर थे। इनके पास मैपिंग आर्ट था, शिप बिल्ड करने का आर्ट भी था, इनके पास शिप बिल्डिंग आर्ट था। इसी कारण ये लोग नए नए रूट को डिस्कवर करके कर पाए थे। पहला जो यहाँ पर चर्च ओपन किया था भारत में 1510 में, 1510 में पहला चर्च सेटअप करने का काम किया गया था पोर्चुगल्स के द्वारा केरला में। ठीक है, तो ये बातें आपको पता है होनी चाहिए, क्योंकि पोर्चुगल्स जो थे वो केवल 2 रीज़न से ही भारत आए थे। पहला था इकोनॉमी रीज़न कि फ़ायदा हो, व्यापार हो, ट्रेड हो। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न था वो था धर्म। अपनी क्रिश्चियनिटी को, अपने धर्म को और पूरे देश में, पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में फैलाना चाहते थे, इसलिए भी ये भारत आए थे। क्लियर हो गई थी चीज़ें? तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कैसे इतना बड़ा एम्पायर कैसे धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया, कैसे ये पूरे के पूरे सेटलमेंट एक दिन ख़त्म हो गए, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले केवल पोर्चुगल्स थे, उनकी ही मोनोपोली चल रही थी। लेकिन आपको पता है फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फैक्ट्री सूरत में बनाना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे तो थे पोर्चुगल्स। तो यहाँ पर एक बैटल होती है, जैसे हम बैटल ऑफ स्वाली कहते हैं। इस बैटल को थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ स्वाली, जो कि 1612 में लड़ी जाती है। बैटल ऑफ स्वाली जो है वो पोर्चुगल्स और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है। और इसी बैटल ऑफ स्वाली के बाद जो है वो सूरत 1612 में, जो सूरत था वो किसके पास चला गया? ब्रिटिशर्स के पास चला गया। तो 1612 में बैटल ऑफ स्वाली के बाद, स्वाली के युद्ध के बाद, जो सूरत था वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया। ठीक है, इतनी चीज़ें पता हो गई। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं बॉम्बे के बारे में। सो बॉम्बे 1661 में, 1661 में, तो बॉम्बे तो आपने देखा कि जब ट्रिटी ऑफ भसीन साइन हुई थी, ट्रिटी ऑफ भसीन के बाद बॉम्बे जो था वो पोर्चुगल्स के पास आ गया था। फिर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पर जब प्रिंस थे चार्ल्स, प्रिंस क्या थे? चार्ल्स, और रानी थी कैथरीन। रानी क्या थी? कैथरीन। तो प्रिंस चार्ल्स और रानी कैथरीन की शादी थी, और उस शादी में दहेज के रूप में जो मुंबई था, जो बॉम्बे था, वो हैंड ओवर कर दिया गया था ब्रिटिशर्स को बाय द पोर्चुगल्स। तो याद रह जाएगा कि 1661 में जब प्रिंस चार्ल्स और रानी कैथरीन की शादी हो रही थी, तो दहेज के रूप में ब्रिटिशर्स को पोर्तुगल्स ने बॉम्बे हैंड ओवर कर दिया था 1661 में। इस तरीके से बॉम्बे जो था वो ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। अगली बात करते हैं यहाँ पे हुगली के बारे में। हुगली का जो सेटलमेंट था ना 1631-1632 में, इसे वापस से मुगल्स ने एक्वायर कर लिया था। वापस से ये मुगल की टेरिटरी बन गई थी शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय ये वापस से मुगल टेरिटरी बन गई थी, मतलब पोर्चुगल से इसे वापस ले लिया था। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जो है वो पोर्चुगल्स जो थे, उनका जो सेटलमेंट था, उनकी जो पावर थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। क्लियर हो गया? अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिएगा। पोर्चुगल के समय अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाल में रूलर कौन था? तो पुर्तगाल में जो रूलर था वो था मैनुअल फर्स्ट। मैनुअल फर्स्ट जो था वो पुर्तगाल में रूलर था, और प्रिंस थे हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, कब की बात है? जब 1498 में जब पोर्चुगल कंपनी बन रही थी, पोर्चुगल ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हो रहा था, वास्को डी गामा भारत आ रहा था, उस समय की घटना है। उस समय जो रूलर था वो मैनुअल वन था, और प्रिंस हेनरी द नेविगेटर था। अगर इंडिया में क्या चल रहा था, तो इंडिया में दिल्ली सल्तनत थी। सिकंदर लोधी यहाँ पे रूल कर रहे थे। विजयनगर एम्पायर भी था, तो विजयनगर एम्पायर में नरसिंह राव सेकेंड यहाँ पे रूल कर रहे थे। और गुजरात में आप देखेंगे तो महमूद बेगड़ा यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो ये उस समय की बात है जब पोर्चुगल्स भारत में आ रहे थे। तो भारत की स्थिति क्या थी वो मैंने आपको बता दी। दिल्ली सल्तनत थी, विजयनगर एम्पायर था और गुजरात था, और उनके रूलर्स के नाम भी आपको लिख दिए हैं। तो दिल्ली सल्तनत में आपको याद रखना सिकंदर लोधी का उस समय रूल चल रहा था। ठीक है, गवर्नर ऑफ गोवा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमने 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया था, आज़ादी के समय, लिबरेशन के समय, गोवा के गवर्नर कौन थे? तो बोशा थे। ठीक है,
ये बात भी आपको याद रखना है। और गोवा लिबरेशन डे हम 19 दिसंबर 1961 को मनाते हैं और स्टेटहुड हमने गोवा को 1987 में दिया था। ओके, इतनी चीज़ें, इतनी बातें क्लियर है। तो ये पूरी कहानी हो गई पोर्चुगल की, उनके आने की, उनके बैटल्स की, उनके डिक्लाइन की। तो आपको कुछ सेटलमेंट इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना है। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे पूरा का पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे तैयार हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज एम्पायर इन इंडिया? रियल फाउंडर कौन था? तो मैंने बताया है यहाँ पे अल्बुकर्क जो था वो एक्चुअल फाउंडर था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी वॉज रिलेटेड द पोर्चुगीज एम्पायर? इनमें से कौन सी कंपनी पोर्चुगल एम्पायर से एसोसिएटेड थी? तो आंसर हो जाएगा एस्टाडो द इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच मुगल रूलर डिफीटेड द पोर्चुगीज एट द पोर्ट ऑफ हुगली? तो यहाँ पे हुगली को वापस से एक्वायर कर लिया था मुगल राजा ने, जैसा कि मैंने कहा था। कौन थे वो? शाहजहां थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये घटना जो है वो 1632 की आपको देखने को मिलेगी। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द पोर्चुगीज सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री? पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी? तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कोचीन में लगाई थी। पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? कोचीन में लगाई थी। और 1530 में ये अपनी जो कैपिटल थी वो गोवा को बना लिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द कैप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? तो कैप ऑफ गुड होप से होते हुए यूरोप से इंडिया कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। वास्को डिगामा याद रखना है। मैगलन का नाम भी याद रख सकते हैं, इसने पूरे वर्ल्ड का टूर किया था, पूरे विश्व का चक्कर लगाया था, ऐसा उसका कहना था। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म? तो किसने पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म की शुरुआत की थी? नए नए सेटलमेंट्स किए थे, नई नई कॉलोनीज बनाई थी, हॉर्मुज पे भी कंट्रोल किया था, मक्का, हॉर्मुज के अलावा जो आपका मलक्का स्ट्रेट है वहां पे भी कंट्रोल किया था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे Albuquerque. Option D is the right answer. Option D is the right answer. This is question of the day. Question for you. Who was the ruler of Calicut at the time of arrival of Vasco da Gama? Vasco da Gama जब भारत आया था उस समय कैलिकट का राजा कौन था, रूलर कौन था? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके है। सो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे टू द पॉइंट बातें की हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया है। इसलिए मैंने आप लोगों को प्रूफ देने के लिए स्टार्टिंग में स्क्रीनशॉट्स को भी इंक्लूड किया था। ओके, सो मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही कहानियों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके एग्जाम तक, और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हिस्ट्री से रिलेटेड है वो मैं आपको एमसीक्यू के साथ कवर करा दूंगी आपके एग्जाम से पहले, इंक्लूडेड विजयनगर एम्पायर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है और ट्रेंडिंग भी है। आई थिंक आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। अगर आपको आज की क्लास की पीडीएफ लेनी है तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप खुद से नोट्स बनाइए, जिससे आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहें। और सेशन पसंद आया है, यूजफुल लगा है, बेनिफिशियल लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।